आज हम लोग विकास वाले चैप्टर का प्रश्नोत्तरी अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखी गई प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण करें। उत्तर इसका होगा, जैसे पहले तो ये जान जाइए कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं वे दवाएं हैं जो सूक्ष्म जीवों से, जैसे बैक्टीरिया इत्यादि छोटे जो जीव हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोक देती हैं, वे प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो डार्विन नेचुरल सिलेक्शनवाद दिए थे, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में जो देखा गया है, यह देखा गया है कि कोई भी एंटीबायोटिक प्रतिजैविक किसी विशेष जीवाणु के लिए दी जाती है तो उस प्रतिजैविक के प्रति संवेदनशील जीवाणु होते हैं वे मर जाते हैं, लेकिन इक्का दुक्का बच जाते हैं और वे एक दो जीवाणु उत्परिवर्तन आदि के कारण उस प्रतिजैविक के प्रति, उस एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं और वे जीवित बच जाते हैं, अर्थात उनका प्राकृतिक चयन हो जाता है और इस प्रकार जीवाणु प्रजनन द्वारा अपनी संतान बढ़ाते रहते हैं और ये संतानें भी प्रतिजैविक प्रतिरोधी होती है और अब वे पूरे वातावरण में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु बन जाते हैं और उन जीवाणुओं को अब कोई भी वह प्रतिजैविक दवा जो पहले मार देती थी, एंटीबायोटिक दवा, वह अब नहीं मार पाती है। इस तरह से ये डार्विन के अनुसार ये जीवाणु पनपते रहते हैं, बचे रहते हैं या इनकी नई स्पीशीज बन जाती है। दूसरा प्रश्न है, समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों में से विकास संबंधी नए जीवाश्मों और मतभेदों की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो जैसे डायनासोर का नाम सुना है, स्पिलबर्ग ने जुरासिक पार्क जो फिल्म बनाई थी वह इसी से लिया गया, यही बात है। इस तरह से इन खोजों से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो डायनासोर्स के जीवाश्म जुरासिक काल के सरीसृपों के, जो जुरासिक काल में सरीसृप थे, उनके विकास की घटना को दर्शाते हैं, क्योंकि उसी युग में वह सरीसृप का युग ही कहलाता है, क्योंकि उनका उद्भव और विकास चरम सीमा पर था। इसमें आगे फिर पक्षियों तथा स्तनियों में भी विकास की जानकारी मिलती है। कुछ समय पूर्व सहारा के रेगिस्तान से तेज दांतों वाले सरीसृप के भी जीवाश्म मिले हैं। पक्षी दंतविहीन होते हैं, लेकिन पक्षियों का पुरखा दंतयुक्त था, जिसका नाम आर्कियोप्टेरिस था, जिसे हम पक्षियों और सरीसृपों के बीच की कड़ी कहते हैं। पक्षियों और सरीसृपों के बीच की कड़ी। उपयुक्त ये जानकारियाँ विकास की घटना को दर्शाती हैं कि विकास की घटना किस प्रकार हुई थी, इसको ये दर्शाती हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करें। ऐसा जीव समूह जिसके सभी सदस्य आपस में अंतः प्रजनन कर सकते हैं प्रजाति कहलाता है। प्रजाति स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। अब प्रश्न नंबर 4, मानव विकास के विभिन्न घटकों का वर्णन करना है, जिसमें मस्तिष्क है, मस्तिष्क का साइज है, कार्य है, कंकाल संरचना है, भोजन है, इसके आधार पर। तो सबसे पहले तो मानव विकास जो हुआ है वह लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस तथा रामापिथेकस प्राइमेट्स थे। इनके शरीर पर भरपूर बाल थे तथा ये गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। इनमें
ड्रायोपिथेकस वनमानुष जैसा, रामापिथेकस जो है मनुष्य जैसा था। इथोपिया तथा तंजानिया में अनेक मानवीय विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं जीवाश्म प्राप्त हुए। इससे स्पष्ट होता है कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे बानर प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे। ये लगभग 4 फुट थे और सीधे खड़े होकर चलते थे। ये लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेसिन अर्थात आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास के स्थलों में विचरण किया करते थे। होमो हैबिलिस प्रथम मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना जाता है। होमो इरेक्टस के जीवाश्म 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। इसके अंतर्गत जावा मानव, पेकिंग मानव, अटलांटिक मानव आते हैं। प्लीस्टोसीन युग के अंतिम काल में होमो सैपियंस वास्तविक मानव ने होमो इरेक्टस का स्थान ले लिया। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव एवं वर्तमान मानव। अगला प्रश्न है, इसमें है मानव के विभिन्न घटक। मानव के विकास के विभिन्न घटक क्या हैं? तो इसमें पहला है द्विपाद चलन। मनुष्य सीधा खड़ा होकर अपने 2 पैरों से चलता है, इसलिए उसके हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं जो अन्य कार्य के लिए। दूसरा है सीधी मुद्रा। मनुष्य का मुद्रा पोस्चर इरेक्ट पोस्चर है, जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं: लंबी टांगें, धड़ छोटा, वक्ष चौड़ा, कशेरुकदंड में लंबर, कशेरुकाओं की संख्या अधिक, श्रोणि मेखला चिमलची नुमा, खोपड़ी कशेरुकदंड पर सीधी, महारंध्र नीचे की ओर। चेहरा, मानव का चेहरा उभर कर सीधा रहता है, जिसे आर्थोगनेसथस कहते हैं। मानव के भौं में हल्के उभार। दांत सर्वाहारी होने के कारण अविशिष्टीकृत होते हैं। इनकी संख्या 32 होती है। पहले मानव शाकाहारी था, बाद में सर्वाहारी हो गया। वस्तुओं की पकड़ने की क्षमता, तभी जैसे जाने द्विपाद गमन के कारण हाथ स्वतंत्र हो गया जिससे वस्तुओं के पकड़ने में। और दूसरी बात, अंगूठा समकोण पर हाथ में है, इसलिए वस्तुओं को पकड़ने में आसानी होती है। द्विनेत्र कपाल क्षमता, मस्तिष्क का कपाल क्षमता के बारे में पूछा है। तो प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क यानी सेरेब्रम और सेरिबेलम सुविकसित होता है। कपाल क्षमता लगभग 1450 सीसी होती है। शरीर के भार तथा मस्तिष्क के भार का अनुपात अधिक होता है। अभी ये अनुपात 1:46 का होता है। मस्तिष्क और शरीर के भार और मस्तिष्क के भार का अनुपात 1:46 का होता है। ये अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इनमें बौद्धिक विकास चरम सीमा पर पहुंच गया है। अक्षरबद्ध वाणी इनकी होती है और चिंतन, नियोजन, तर्क संगता की इनमें अभूतपूर्व क्षमता होती है। द्विनेत्री दृष्टि, द्विपाद गमन के साथ साथ इसमें स्टेरोस्कोपिक त्रिविम दृष्टि विकसित हो गई है। ये दोनों नेत्र को किसी एक ही वस्तु पर केंद्रित करते हैं और इस तरह से उस वस्तु का विधिवत अध्ययन कर लेते हैं। जनन क्षमता में कमी है, शरीर पर बालों की कमी है, घ्राण शक्ति की कमी है, सुनने की शक्ति में कमी है। ये जो है इनके अन्य विकासी लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 5 है इंटरनेट अंतर्जाल तंत्र या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पता कीजिए कि क्या मानवेतर किसी प्राणी में आत्मसंचेतना थी। तो इसके लिए है कि प्रकृति में उपयुक्तता को, प्रकृति जो हमारी है योग्यतम की उत्तरजीविता को चुनती है और कथित उपयुक्तता प्राणी विशिष्टताओं पर आधारित होती है जो वंशानुगत होती है और चयनित होते तथा विकास हेतु निश्चित आनुवंशिक लक्षणों का आधार होना चाहिए।
इससे जीवधारी प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में बेहतर अनुकूलित होता है और अनुकूलन की क्षमता वंशागत होती है। इस तरह से वह आने वाले दिनों में अनुकूलन की क्षमता के कारण वो बचा रहता है, उसका प्राकृतिक चयन होता है और अंतिम परिणाम उपयुक्तता होती है और वो इस तरह से नई जाति के रूप में और अपने जाति के रूप में पाया जाता है। तो जीव वैज्ञानिकों के अनुसार प्राणियों में मानवेतर आत्म संचेतना पाई जाती है। प्रश्न 6 है, इंटरनेट अंतर्जाल तंत्र संसाधनों का उपयोग करते हुए आज के 10 जानवरों और उनके विलुप्त जोड़ीदार की सूची बनाएं। तो दोनों नाम दें। तो एक तरफ क्रमांक लिख देंगे, आधुनिक प्राणी लिख देंगे, जोड़ीदार विलुप्त प्राणी लिख देंगे। पहला आधुनिक प्राणी है चींटीखोर एंटीटर। इसका जो जोड़ीदार विलुप्त प्राणी है वो नंबरबेट है, नम्बेट। दूसरा है शिशुधानी चूहा मार्सुपियल माउस। इसका जोड़ीदार विलुप्त प्राणी है चूहा। पक्षी आर्कियोप्टेरिस विलुप्त है। उड़न गिलहरी उड़न फैलेंजर। घोड़ा इयोहिप्पस। लीमर धब्बेदार कसकस। लीमर धब्बेदार कसकस हो गया। फिर आधुनिक मानव क्रोमैगनान मानव विलुप्त हो गया है। मेढक सदृश आधुनिक उभयचर सीलाकैंथ और आधुनिक सरीसृप छिपकली मगरमच्छ सेमोरिया कंगारू प्रोटोथेरिया स्तनी। इस तरह से ये 10 नाम इंटरनेट के माध्यम से दिए गए हैं। फोटो अभी दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियाई, ये है डार्विन की फ्रेंचे। तो ये डार्विन की फ्रेंचे हैं और ये मार्सुपियल हैं जो एक बिंदु से विकसित होकर के और चारों ओर फैले हुए हैं। ये 2 एग्जाम्पल हैं। इससे संबंधित एक ये भी फिगर है अनुकूली विकरण से। देख लीजिए इसको ध्यान से। इस तरह से जो है इसमें विकास हुआ। तो ये अनुकूली विकिरण है ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल शिशुधानी विकिरण, जो कि एक जगह से विकसित होकर के और उस क्षेत्र में चारों तरफ विभिन्न आवासों में रहते हैं, प्रकट करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया हमने। अब प्रश्न नंबर 9 है, क्या हम मानव को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं? मानव के विकास को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं? उत्तर है मानव विकास अनुकूली विकिरण नहीं है। लगभग 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसीन युग में होमिनिड अर्थात कपियों और मानव के पूर्वजों अस्तित्व में आए। मानव विकास कपि के समान पूर्वजों से हुआ होगा। मायोसीन युग में अफ्रीका, चीन, भारत में आदि कपि सफल रूप से अस्तित्व में आए। इन्हीं आदि कपियों के विकास के फलस्वरूप 3 शाखाएँ निकली। एक शाखा में वर्तमान गिब्बन का विकास हुआ, दूसरी शाखा में वर्तमान चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटैन का, और तीसरी शाखा में मानव होमिनिडी का विकास हुआ। अब प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, विभिन्न संसाधनों जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, इंटरनेट, अंतर्जाल तथा अध्यापकों से चर्चा करके किसी जानवर के जैसे घोड़ा के विकासी चरण को खोजें। तो इसके लिए घोड़े के विकासी चरण को देख रहे हैं। जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर घोड़े का विकास। जीवाश्म विज्ञान के अनुसार घोड़े का उद्भव उत्तरी अमेरिका के मैदानों में लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व सीनोजोइक युग के इयोसीन काल में हुआ। इसके पूर्वज इयोहिप्पस लगभग 1 फुट लंबे थे, यानी लोमड़ी के आकार के थे। इनके अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 3 उंगलियां थी। फिर उसके बाद इयोसीन युग आया। इस काल में मीसोहिप्पस का विकास हुआ। इसके अग्रपाद में
पक्षपाद में 3 अंगुलियाँ थी, मध्य की अंगुली बड़ी थी। इसके बाद मायोसिन युग आया जिसमें मेरिकिपस आया, घोड़ों का विकास हुआ। ये टट्टू जैसे थे, इनके अग्रपाद पक्षपाद में 3 अंगुलियाँ थी। इनमें से बीच वाली अंगुली सबसे लंबी थी या पृथ्वी तक पहुँचती थी। प्लियोसीन काल में प्लियोहिप्पस का विकास हुआ। ये टट्टू के आकार से कुछ ऊंचे थे, इनके पादों में केवल मध्य अंगुली विकसित थी। पार्श्वी अंगुलियां केवल स्प्लिंट अस्थियों के रूप में त्वचा में दबी थी। प्लीस्टोसीन युग में आधुनिक घोड़े इक्वस का विकास हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर थी। एक अंगुली के विकसित होने के कारण घोड़ा तेज दौड़ सकता था। इक्वस स्प्लिंट अस्थियों के अवशेष मध्य में विकसित अंगुली के साथ लगी थी। इस प्रकार जीवाश्मों के अध्ययन से घोड़े के विकासी इतिहास का ज्ञान होता है। जो अभी ये फिगर देख रहे हैं इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से विकास हुआ घोड़े का। इस तरह से विकास वाले चैप्टर का अभ्यास के प्रश्न समाप्त हुए। अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें गृह कार्य जो प्रश्न बताए गए हैं उसका नोट्स बना लीजिए और यथाचित उदाहरण के लिए चित्र भी बना लीजिए जहाँ चित्र संभव है, जहाँ चित्र मांगता है वहाँ जैसे मैंने दिखाया बनाया। धन्यवाद।